बहुत कम लोग जानते हैं कि वे बहुत कम जानते हैं। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आज हम उन्हीं के निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं का अध्ययन करेंगे। उनके द्वारा लिखे गए निबंध को ही ललित निबंध के नाम से जाना जाता है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह एक ललित निबंध है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है। हम लोग इस वीडियो में यह जानेंगे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका कारण क्या है। साइंटिफिक कारण नहीं, साहित्य के क्षेत्र में क्या कारण है, वर्तमान में इसका क्या महत्व है, हम सब विद्यार्थियों के लिए यह जानना क्यों जरूरी है इस निबंध को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेखक महोदय के बारे में जानेंगे। उसके बाद इस निबंध में जो महत्वपूर्ण शब्दावली है उसको भी समझेंगे, जो गूढ़ रहस्य उसको भी जानेंगे। केवल टेक्स्ट का अध्ययन ही नहीं करेंगे, जो उसका गूढ़ महत्व है या गूढ़ रहस्य है उसको भी जानने का हम प्रयास करेंगे। और अंत में हम लोग इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे जो आगामी आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। लेखक परिचय में इनका नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इनका पूरा नाम क्या है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उपनाम है द्विवेदी जी। इनको साहित्य के क्षेत्र में केवल अधिकांश द्विवेदी जी के नाम से ही जाना जाता है। इनका जन्म 1907 में हो रहा है। आरत दुबे छपरा बलिया में जगह है। आरत दुबे छपरा बलिया में जगह है, वहाँ इनका जन्म होता है। विद्यार्थी, इनमें कबीर, तुलसी और रविंद्रनाथ का एक आकार है। मतलब ये है इनकी अधिकांश रचनाएं ऐसी है जिसमें कभी कबीर तो कभी तुलसी, कभी रविंद्रनाथ जैसे इनके लेखनी दिखाई पड़ते हैं। इसलिए कहा गया कबीर, तुलसी और रविंद्रनाथ जैसी ये एक आकार है। मतलब ये है कि इनकी साहित्य में जो भी बातें लिखे हैं उनमें कबीर की भी झलक आती है, तुलसी की भी आती है और रविंद्रनाथ टैगोर की भी आती है। इनमें हजारी प्रसाद द्विवेदी में। विद्यार्थी, अगला है कृतियाँ। इन कृतियाँ सभी प्राय है कि इन्होंने क्या क्या लिखा है। तो देखिए इनकी रचना है अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज, आलोक पर्व, वानभट्ट की आत्मकथा इत्यादि। आनाम दास का पोथा इनका उपन्यास है। ये एग्जाम में पूछने की संभावना है, इसलिए आप इसे देख ही लें, याद ही कर लें। आनाम दास का पोथा क्या है? इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है। पृथ्वीराज रासो, नाथ सीधो की बानियाँ, ये इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। आलोक पर्व पर, यह भी इम्पोर्टेंट है विद्यार्थी, आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिल चुका है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आदि में प्रोफेसर रहे हैं। इनका निधन 1979 दिल्ली में हो रहा है। विद्यार्थी, यहाँ तक तो लेखक परिचय हैं ये, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देख रहे हैं। विद्यार्थी, ये संकलन कहाँ से लिया गया? नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये कौन सी पुस्तक से ली गई है? तो इनके द्वारा एक ललित निबंध नाम से पुस्तक लिखी गई है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली। हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली से ली गई है, ठीक है ना। और इसकी विधा क्या आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ललित नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है, तो आप क्या बताओगे? ललित निबंध। ये कहानी वगैरह में से नहीं है, आप सीधे बताना कि ललित निबंध है, ठीक है। अगला है, देखिए इस पाठ में इन्होंने क्या बताने का प्रयास किया है। आप सब समझते हैं कि नाखून क्यों काटते हैं, इसी में आप उलझ के रह जाएंगे कि इसके क्या कारण हैं, लेकिन नहीं विद्यार्थी, इसका साहित्यिक महत्व बहुत बड़ा है। पीजी में भी, पोस्ट ग्रेजुएट हिंदी साहित्य के पीजी में भी इस चैप्टर को शामिल किया गया है, ठीक है। देखिए, नाखून काटे जाने के बहाने, हेलो, आपके पाठ्य पुस्तक में भी सही बात ली गई है। नाखून काटे जाने के बहाने अत्यंत सहज शैली में सभ्यता और संस्कृति की विकास गाथा का उद्घाटित कर दिखाया है। ये बताया है कि मनुष्य शुरू में किस प्रकार जीवन व्यतीत करता था, औजार के रूप में क्या प्रयोग करता था, फिर अब औजार के रूप में क्या प्रयोग कर रहा है, उस समय और आज के समय में क्या क्या अंतर है, इन तमाम बातों को दिखाया गया है इस निबंध में, विशेषकर औजार के प्रयोग के रूप में, ठीक है। तो नाखून काटे जाने के बहाने अत्यंत सहज शैली में सभ्यता और संस्कृति के विकास गाथा का उद्घाटित कर दिखाया गया है। अगला है विद्यार्थी, नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की आदिम पाश्विक वृत्ति और संघर्ष चेतना का परिणाम है, यह प्रमाण है इसका। इससे मतलब क्या हुआ कि नाखून बढ़ रहा है बार बार, तो ये बताता है कि मनुष्य, तुम भले कितना भी विकसित क्यों ना हो चुके हो, आज तुम चंद्र पर चले गए, मंगल पर चले गए, लेकिन आज भी तुम्हारे अंदर पाश्विक वृत्ति है। पाश्विक मतलब पशु जैसा कार्य शामिल है। वो आदि मानव जो शुरू में जिस प्रकार से घुमंतु हुआ करता था, पशु पक्षियों को मारकर खाता था, वह
गुण आज भी तुम्हारे अंदर है। नाखून का बढ़ना यह बता रहा है कि मनुष्य तुम आज भी पशु हो। भले तुम कितना भी नाखून काट काट के ये बताओ लोगों से कि हम पशु नहीं हैं, मेरे में जंगली जैसा स्वभाव नहीं है, लेकिन तुम पशु हो। हम लोग आगे इसी वीडियो में जानेंगे कि मनुष्य कैसे पशु है आज। चलिए आगे है, नाखूनों का बार बार काटना मनुष्य के सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना को निरूपित करता है। विद्यार्थी यहाँ पर एक और बात है, ठीक है, कि नाखून मनुष्य बार बार किस लिए काटता है, तो उसके सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना, ये इसका मतलब सांस्कृतिक रूप से मनुष्य क्या हो चुका है, सजग हो चुका है, और ये बताने का प्रयास करता है कि अब हम मनुष्य मेरे में पशुत्व वाला गुण नहीं रहा, अब हम जंगली नहीं रहे। इसका एक प्रमाण है कि इसलिए मनुष्य बार बार क्या करता है, नाखून को काटता है। ठीक है, अब देखिए इसमें मैंने खुद अपने हाथों से ये लिखा है आप सबके लिए। पाठ से कुछ जो महत्वपूर्ण बात हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, उसका मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा। इस वीडियो देख लेने के बाद एक बार आप टेक्स्ट को पढ़ें, बोल कर पढ़ें तो बेहतर होगा। ठीक है, केवल उसके शब्दों पर ही मत जाइए कि नाखून क्यों बढ़ती, इसके वैज्ञानिक कारण पर नहीं जाना है, जाना है साहित्यिक कारण पर। ठीक है, देखिए इस पाठ की शुरुआत इस प्रकार से होती है। इनकी कोई छोटी बेटी है, इनसे सवाल करती है कि पिताजी बताइए कि नाखून क्यों बढ़ता है। तो ये बोल रहे हैं कि अल्पज्ञ पिता जब इस प्रकार के अपने सवाल पाते हैं तो बहुत ही दुविधा में पड़ जाते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ कैसे जवाब दें। ठीक है ना, एक तो छोटी सी बहाना ही यह बताना कि ये कहानी निबंध की शुरुआत करना। मेन मकसद देखिए क्या है, इसमें बता रहे हैं, इस पहला लाइन आप समझने का प्रयास करेंगे। द्विवेदी जी कह रहे हैं कि जब मनुष्य धरती पर अवतरित हुआ था, मतलब धरती पर शुरू शुरू में आया था, ठीक है ना, तो क्या करता था जी, आप सब भी इतिहास में पढ़े होंगे, अपने भोजन के लिए इधर उधर घूमा करता था। ठीक है, अपने नाखून बड़ा रखता था जिससे पशुओं को आसानी से मारा जा सके या उसके मांस को नोच कर खाया जा सके आसानी से। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे अपना विकास करते गया, हड्डियों का औजार बनाया, फिर लोहा का प्रयोग करने लगा। ठीक है, तो इसमें आपसे सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है कि देवताओं के राजा ने राजा का वज्र क्या था, देवताओं के राजा का वज्र क्या था जिससे वो किसी को मारने वगैरह में प्रयोग लाते थे। तो आप बताना कि दधीचि मुनि की हड्डियों से बना था। जो राजा का वज्र था, देवताओं के राजा का जो वज्र था, औजार था, तो किससे बना था, तो दधीचि मुनि की हड्डियों से बना हुआ था। एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, अगला है, देवताओं के राजा को मनुष्य के यहाँ से देखिए विद्यार्थी, देवताओं के राजा को मनुष्य के राजा से मदद लेनी पड़ी। क्यों मदद लेनी पड़ी, देवताओं के राजा मनुष्य के राजा से मदद लिया। क्यों लिया मदद, क्योंकि मनुष्य के पास क्या था, लोहे का औजार था, और लोहे का औजार हर किसी को पराजित कर दिया है। ठीक है, इस निबंध के माध्यम से विद्यार्थी ये जो आप लाइन पढ़ रहे हैं अभी, इसके माध्यम से लेखक महोदय भी बता रहे हैं कि किस प्रकार मनुष्य का सांस्कृतिक चेतना जागृत हुई और कैसे औजार के मामले में धीरे धीरे वो आगे बढ़ा, और किस तरह पहले मनुष्य नाखून के प्रयोग करते करते हड्डियों का प्रयोग करने लगा और आज परमाणु बम का प्रयोग कर रहा है और कहता है कि हम पशु नहीं रहे हैं। विद्यार्थी अगला है, इसमें याद एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि देवताओं के राजा को मनुष्य के राजा से मदद लेनी पड़ी। क्यों, क्योंकि मनुष्य के पास क्या था, लोहे का औजार था। ठीक है, अगला है, लोहे के अस्त्र ने, अब देखो जो लोहे का अस्त्र ने किसको किसको हराया है, तो नाग को हराया, सुपर्ण को हराया, यक्ष को हराया, गंधर्व को हराया, असुर को हराया, राक्षस को हराया। लोहा का औजार ने हरा दिया। ये किसके पास था, केवल मनुष्य के पास था। आगे देखिए, अब भी मनुष्य पशु के साथ एक ही सतह पर विचरण करने वाला और चरने वाला है। देखो इसमें लेखक महोदय कह रहे हैं ना कि भले तो आप अभी का मनुष्य कहेगा कि हम मनुष्य हैं, लेकिन वो पशु के समान ही है। क्योंकि भले वो नाखून काट के तो कह रहा है कि अब हम पशु नहीं रहे हैं, लेकिन उससे भी खतरनाक औजार अपने साथ रख लिया है, एटम बम और परमाणु बम। ठीक है, इसलिए मनुष्य किसके समान है, अभी भी पशुओं के समान है। ये नाखून का बार बार बताता है मनुष्य को कि मनुष्य तुम अभी भी पशु हो। तो अब इसमें इसीलिए ये लिखा गया है कि अब भी मनुष्य पशु के साथ एक ही सतह पर विचरण करने वाला और चरने वाला है, मतलब एक ही साथ चलने वाला है। ठीक है, अगला है, आज माता पिता नाखून नहीं काटने पर डांटते हैं। अब स्वाभाविक है आपके साथ भी ऐसा होता होगा, या खुद आपके टीचर बोलते होंगे कि नाखून नहीं काटा है, नाखून क्यों नहीं काट रहा है। तो इसमें इस लाइन में बताने का प्रयास हो रहा है
कि आज आज के माता पिता क्या करते हैं, नाखून नहीं काटने पर डांटते हैं। लेकिन एक ऐसा समय रहा होगा विद्यार्थी कि जब काटते थे बच्चे, जब नाखून काटते थे तब वो डांटते होंगे कि अगर तुम नाखून काट लेगा तो शिकार कैसे करेगा, मांस वगैरह कैसे खाएगा। ठीक है, अगला है इसमें आपने इतिहास में विशेषकर 9th क्लास में अपने द्वितीय विश्व युद्ध में पढ़ा होगा कि हिरोशिमा जापान के 2 शहर थे। विद्यार्थी मैं इसी के चैप्टर से संबंधित बात बता रहा हूँ। अभी ये अध्ययन करने के बाद आप एक बार चैप्टर पढ़ेंगे या पहले से पढ़ लिए होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको कुछ रोचक जानकारियाँ दे रहा हूँ जो आप इससे पहले नहीं जानते थे, या जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। विद्यार्थी इसमें 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि प्रथम विश्व युद्ध नामक अध्याय में कि जापान के 2 शहर से हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 में परमाणु बम गिरा दिया गया, जिससे हजारों लोग मारे गए और आज भी अपंग होकर जी रहे हैं और आज भी उसका इफेक्ट। तो इसमें ये लेखक महोदय बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हिरोशिमा में जो घटना घटी ये क्या बताती है, बताती है पाशविक वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। मतलब पशु जैसा व्यवहार करने का एक जीता जागता उदाहरण है कि मनुष्य अभी भी पशु है। आज देखिए, आपने वात्स्यायन का नाम सुना होगा। वात्स्यायन ने एक किताब लिखा कामसूत्र। क्या लिखा जी? कामसूत्र। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि वात्स्यायन ने क्या लिखा, तो कामसूत्र। इसमें सेक्सुअल डिजायर से संबंधित ये यौन क्रिया के बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें वात्स्यायन का जो किताब है कामसूत्र, उसमें ये उल्लेख है कि पहले मनुष्य अपने नाखूनों का प्रयोग सजावट के रूप में करता था। मतलब यह है कि अच्छा दिखाने के लिए करता था। ठीक है, आज भी आप किसी व्यक्ति के देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपना नाखून बढ़ा कर रखता है, उसको अच्छा से रंगता है। ठीक है, सजावट के रूप में उसको प्रदर्शित करने का प्रयास करता है। तो विद्यार्थी सजावट के रूप में नाखून का आकार किस प्रकार होता था? त्रिकोण होता था, वर्तुलाकार होता था, चंद्राकार होता था और दंतुल होता था। ये आप लाइन याद रखना कि वात्स्यायन ने क्या लिखा है, कामसूत्र लिखा है, उसमें इस बात का उल्लेख है। ठीक है ना। इसमें और भी एक जानकारियाँ हैं कि सिक्कत, याद रखना, सिक्कत का मतलब क्या हुआ? मोम हुआ। एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है कि सिक्कत का मतलब क्या होता है? मोम। सिक्कत और आलता से, वही आलता जो हमारे घर की माता बहनें यूज करती हैं, कुछ पुरुष लोग भी प्रयोग करते हैं, आलता, जिससे नाखून वगैरह क्या किया जाता है? संवारा जाता है या सजाया जाता है। तो मनुष्य पहले क्या करता था? सिक्कत और आलता की मदद से अपने नाखूनों को क्या करता था? संवारता था या उसको चिकना करता था। देखिए यहाँ पर चैप्टर में है गौर देश। गौर बंगाल का पुराना नाम है। हेलो, गौर क्या है? बंगाल का पुराना नाम है। गौर देश के लोग बड़ा बड़ा नाखून रखते थे। इसमें भारत की सभ्यता संस्कृति के भी बताने का प्रयास कर रहे हैं द्विवेदी जी कि जो गौर देश के लोग हैं वो कैसा रखते थे? बड़ा बड़ा नाखून रखते थे। और दक्षिण भारत के लोग छोटे छोटे नाखून रखते थे। ठीक है, देखिए नाखून क्या है? हेलो, नाखून है पशुत्व का प्रमाण। किसका प्रमाण? पशुत्व का प्रमाण। काटने की प्रवृत्ति क्या है? मनुष्यता के निशानी। मतलब यह हुआ कि जो मनुष्य के ऊपर आरोप लगा है कि मनुष्य क्या है? पशुओं से भी ज़्यादा हिंसक है। तो मनुष्य नाखून काटकर बताता है कि अब हम मनुष्य नहीं, अब मनुष्यत्व हो गए हैं, अब हमें मनुष्य से लगाव और प्रेम हो चुका है। इसलिए जो उसमें पशुता का जो बाहरी दिखावा है, बाहरी जो लक्षण है, उसको क्या कर रहा है? काट रहा है। तो नाखून का बढ़ना पशुत्व का प्रमाण है, उसे बार बार काटना पर मनुष्यता की क्या है? निशानी है। ठीक है, अगला है इसमें आप देखना, इसमें एक बात है आपके हम लोगों के समाज में 2 प्रकार के, एक रूढ़िवादी व्यक्ति होते हैं, एक उदारवादी होते हैं। सीधे समझ लो कि रूढ़िवादी हैं जो परिवर्तन कुछ नहीं करना चाहते हैं, जो पुराना रीति रिवाज आ रहा है उसी को मान कर लेकर चलते हैं। और कुछ लोग उदारवादी हैं कि नए नए विचारों को अपनाते हैं और उस पर नहीं तो खुद अपना दिमाग लगाते हैं, मेरे लिए कौन ठीक है, मेरे लिए कौन कार्य अच्छा है। ठीक है, इसी संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी कालिदास के माध्यम से कहने के प्रयास कर रहे हैं। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। समझ रहे हैं ना ये बात? सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। आज भी देखिए हमारे हम लोग रीति रिवाज में बहुत सारे ऐसे कार्य किए जाते हैं जो अनावश्यक है, उसे नहीं करना चाहिए था। और अभी भी कुछ ऐसे कार्य हैं जो हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप
उदार दृष्टि से देखें तो आपको लगेगा कि ये कार्य हम सबको करना चाहिए था। इसलिए कालिदास ने कहा कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। यहाँ पर एक और बात है जो आप इसे आगामी जो आपका जीवन है, ठीक है, उसके लिए आप ये अपना सकते हैं। ये बात केवल आप एग्जाम में पास करने के लिए ही मत पढ़ना, मेरे समझ से जहाँ तक उम्मीद है। अगर आप इसे रोचक कुछ सीखने के लिए करोगे ना, तो एग्जाम भी पास करोगे और कुछ सीख भी लोगे, जो बहुत अच्छा काम करेगा। देखिए, मूर्ख लोग दूसरे के इशारों पर भटकते हैं। देखो, यहाँ पे दो शब्द है, आपने पूरा, एक मूर्ख होता है, हेलो, एक मूर्ख होता है, एक मूर होता है, दोनों में क्या अंतर है आप कमेंट सेक्शन में बताना। अब मैं हो सकूँगा अगला वीडियो जो होगा उसमें मैं बताऊँगा मूर्ख और मूर में क्या अंतर है। अब जो मे भी मेरे से जो ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं उनसे मेरा सवाल है, या कोई भी वीडियो इस वीडियो को देख रहा है, वो मूर्ख और मूर में अंतर बताए। सीधे आप मैं अगला वीडियो जो बनाऊँगा उसमें इस दोनों का अंतर बता कर ही मैं आगे बढ़ूँगा, ठीक है। देखो, मूर्ख लोग दूसरे के इशारे पर क्या करते हैं, भटकते रहते हैं। मतलब जो कहेगा कि तुम ये कर लो, कोई ये कर लो, ये कर लो, वो सबका करने लगते हैं और अपने अंदर से क्या आवाज़ आती है उसके चक्कर में नहीं रहते हैं, ठीक है। इस विद्यार्थी इसमें आप जानेंगे, हेलो, ये जो लास्ट पेज है मेरे लिए, सॉरी आप सबके लिए। देखिए, विद्यार्थी, मनुष्य पशु से अलग है। मनुष्य पशु से अलग है किस मामलों में? क्योंकि मनुष्य में क्या है विद्यार्थी, संयम है, सुख दुख के प्रति संवेदना है। आज भी देखो, आपके काला साथी को कुछ हो जाता है तो आपके मन में उसके प्रति संवेदना आती है कि नहीं आती है? आपके मन में ऐसा आता है कि नहीं, मैं उसे कुछ सेवा कर सकूँ, उसको ठीक कर सकूँ, उसके सुख दुख में भाग ले सकूँ? लेकिन पशु में ऐसा नहीं होता है। श्रद्धा है, तप है, त्याग है मनुष्य में, पशुओं से अपेक्षा। एक देखिए, यहाँ पर एक और लाइन है जो आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगा। बूढ़ा ने कहा था, मैं आगे बताऊंगा कि बूढ़ा कौन था। बूढ़ा ने कहा था कि बाहर नहीं, भीतर की ओर देखो। पहले एक मिनट, ये बात यहाँ पर क्यों शामिल हुआ, ये बात क्यों आया है यहाँ? देखो, आजकल आप अपने समाज में देखना, सफल उस व्यक्ति को माना जाता है जिसके पास बड़े बड़े बंदूक हो, बड़ा सा अटालिका हो, गाड़ियाँ हो, नौकर हो, जब वो चलता है तो 5 लोग सलाम करे। ऐसे लोगों को हम लोग सफल मानते हैं। भले ही कितना घिनौना कार्य क्यों न करे वो व्यक्ति, किसी के साथ क्यों कितना गलत व्यवहार क्यों न करे, क्यों ना वो समाज का सबसे बड़ा शोषक वही हो, लेकिन हमारा समाज उसे क्या मानता है, सफल मानता है। कि सफल वही है जिसके पास बड़े बड़े वाहन हैं, नौकर है, अटालिका हैं, बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारे हथियार एकत्रित करके रखा है। वैसे लोगों को समाज क्या मानता है, सफल मानता है। लेकिन एक बुरा व्यक्ति था, यहाँ बुरा व्यक्ति महात्मा गांधी को संबोधित किया गया है विद्यार्थी। किसको संबोधित किया गया है, महात्मा गांधी। तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर देखते हैं, लेकिन महात्मा गांधी ने क्या कहा कि आप बाहर नहीं, भीतर की ओर देखो। हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, जो झूठ है उसे हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोग के लिए कष्ट सहो। लोग के लिए कष्ट मतलब जो समाज की सेवा के लिए क्या करो, कष्ट सहो। आराम की बात मत सोचो और प्रेम की बात करो। इसकी बात करो, प्रेम की बात करो, सबसे मित्रता। भाई, आज देखो देश में कितना नफरत फैल रही है। हर कोई एक दूसरे से, धर्म के आधार पर मैं नहीं बोल रहा हूँ, धर्म के आधार पर भी नफरत होता है, लेकिन आज तुम देखो अपने घर के आसपास देखो, नफरत का ही दुनिया बढ़ रही है। भारत अब भारत जैसा नहीं रहा है, बदल रहा है। हम लोग पश्चिम की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ लोगों को कोई किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन भारत की ऐसी संस्कृति नहीं रही है। भारत की संस्कृति हमेशा मिली जुली रही है। हमेशा लोग एक दूसरे के साथ यहाँ प्रेम से रहते आए हैं। अलग अलग धर्म विचारधारा होने के बावजूद भी सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहने का प्रयास करते हैं। और हम सब ये निबंध पढ़ने के बाद हम सबके मन में इसी प्रकार की विचार या भावनाएं आनी चाहिए। सबसे प्रेम करें, अच्छा से बोलें, बात करें, सबके सुख दुख में साथ दें। अब देखो, ये बात किसकी है, बापू ने कहा था ये सब बात। अपनी बाहर नहीं, भीतर की तरफ देखो। बापू ने कहा था, वही बुरा व्यक्ति ने, प्रेम बड़ी चीज़ है क्योंकि वो हमारे भीतर है। क्योंकि हमारे वो क्या है, भीतर है। जब आप प्रेम में होते हैं, देखना आपको कितना आनंद और खुशी महसूस होती है जब आप किसी से प्रेम करते हैं। तो किसी भी व्यक्ति से, किस समाज से, या खुद अपनी पढ़ाई से जब आप प्रेम करते हैं तो देखना किस प्रकार से आनंद आता है। आप सुबह में उठते हैं कि नहीं, मुझे एक चीज़ कर लेना है, मुझे ये पढ़ लेना है। तो ये सब प्रेम, ये बापू ने कहा था, ये सब प्रेम बड़ी चीज़ है क्योंकि वो हमारे भीतर है।
यहाँ पे एक और बात देख लेना जो मैं इसमें नहीं लिखा हूँ। बापू जिस चीज़ से डरते थे, किससे डरते थे? हिंसा से डरते थे, और वही चीज़ उनको क्या कर गया? उनकी हत्या कर दी। हिंसा ही उनकी हत्या कर दी। प्रेम को बढ़ावा देना चाहते थे और घृणा उनकी हत्या करा दी। आपको मालूम होना चाहिए कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने बापू को मार दिया था। आगे देखिए विद्यार्थी, तो यहाँ पर पशुत्व का घोतक है घृणा। क्या है? घृणा, जो अनायास बिना सिखाया जाती है। एक और बात, हम सबको क ख ग सिखाया जाता है, बोलना सिखाया जाता है, पढ़ना सिखाया जाता है, मैथ सिखाया जाता है, विज्ञान सिखाया जाता है, लेकिन घृणा ऐसा चीज़ है जो मनुष्य में बिना सिखाया जाती है। तो ये बताता है कि मनुष्य तुम अभी भी क्या हो? पशु हो। ठीक है। अब देखो यहाँ सफलता, यहाँ पे दो बातों है विद्यार्थी। ठीक है। चरितार्थ में मत क्या मतलब क्या है? तो अगर आप चरित्रवान हैं तो आप में क्या होगा? प्रेम होगा। आप दूसरों से प्रेम करेंगे, मैत्री वाला भाव रखेंगे, मित्रता वाली स्वभाव रखेंगे, मित्रवत किसी से व्यवहार निभाएंगे, और त्याग होगा आप में। क्या होगा? त्याग होगा। और सफलता हम लोग क्या मानते हैं? मरना शास्त्रों का संचयन, माने कि मरना शास्त्र का मतलब कि वैसा अस्त्र जिससे हम लोग किसी को क्या कर सकें? मार सकें। उम्मीद है कि विद्यार्थी आप इसे समझ पाए होंगे। और यहाँ पर एक स्वाधीनता जैसे शब्दों का भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रयोग किया। एक बार आप टेक्स्ट बुक को पढ़ें, उम्मीद है कि समझ आएगा आपको। ठीक है। अगर फिर कोई समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं प्रयास करूँगा कि इसे दोबारा बताएं। थैंक यू। फिर चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर रहे हैं। नाखून का इतिहास किस पुस्तक से लिया गया है? इसका उत्तर होगा विद्यार्थी ए, कामसूत्र से। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कामसूत्र किसने लिखा है। चलिए अगला सवाल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिटरेचर की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? इसका उत्तर हो जाएगा लखनऊ विश्वविद्यालय से। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, फिर भी आने की संभावना है। अगला सवाल है, कहानी में चंद्रकार। देखिए यहाँ पर ये सवाल भी थोड़ा सा ये अलग है, इसलिए जितने सारे गाइड होते हैं ना, वो किसी के गाइड के संरक्षण में ये अध्ययन करने चाहिए। कहानी में चंद्रकार, कहानी तो नहीं है, ये तो निबंध है, लेकिन आप जान लीजिए निबंध में यहाँ देखिए कहानी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए था निबंध। निबंध में चंद्रकार, त्रिकोण, तंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? तो यह है आपका नाखून से है। ठीक है। अलकत का अर्थ क्या है? 4 नंबर सवाल। अलकत का अर्थ है आलता, मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया था। अगला है, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला? तो आलोक पर्व पर मिला। अगला है, प्राचीन मानव का मुख्य अस्त्र क्या था? प्राचीन मतलब वही आदि मानव, शुरू में जब धरती पर मानव आया था उस समय इस निबंध के अनुसार प्रमुख अस्त्र था नाखून। क्या था विद्यार्थी? नाखून। अगला सवाल है, आर्यों के पास क्या था? तो देखिए आर्यों के पास लोहा का भी औजार था, घोड़े थे, मिट्टी का घर था, और इनमें से सभी देखिए स्पेशल ये तो दो याद रखना कि लोहे का अस्त्र था और घोड़ा था। ठीक है, वही आर्य जिसका जिक्र मैक्स मुलर साहब ने भी किया है। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ये बात किसने कहा है? तो कालिदास ने कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने नोट्स में भी बताया है, ये बहुत बार पूछा भी जा चुका है। देखो विद्यार्थी, मेरा एक सलाह है आप सबको, जो भी पूछा गया सवाल है ना उसे आप याद ही कर लेना। ठीक है। अगला है 9 नंबर सवाल, नकधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? यानी नख वाला जो मनुष्य किस पर भरोसा कर रहा है? तो एटम बम पर। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख और सहानुभूति के साथ देखता है। यह किसका कथ्य है? यह कथ्य है गौतम बुद्ध का। किसका विद्यार्थी? गौतम बुद्ध का। अगला है, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है, मतलब लिखा कौन है? तो ये तो इसका उत्तर तो आप जानते ही। नाखून क्यों, देखिए इस पर गलत दे दिया है विद्यार्थी, इसमें गलत दिया है। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है, कौन लिखा है इसका मतलब। यहाँ बता रहे बी, लेकिन बी नहीं होगा, डी होगा। ठीक है। अगला है, आचार्य 12 नंबर सवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया है? तो देखिए ये अधिकांश निबंध लिखा है। ठीक है ना, साहित्य किस विधा में लेखन नहीं किया है? देखिए इन्होंने तो निबंध भी लिखा है, ठीक है, और आलोचना भी लिखा है, कहानी बहुत कम लिखी इन्होंने। इसका उत्तर ये होगा। ठीक है, कहानी बहुत कम लिखे।
निबंध नहीं, निबंध तो है ही ललित निबंध। अच्छा, साहित्य की किस विधा में नहीं लिखा है, ठीक है, लेखन नहीं किया, तो कहानी बहुत कम लिखेंगे। उपन्यास भी लिखा है, रामदास का पोथा है, आलोचना तो इनकी बहुत सारी आलोचनाएं हैं। अगला है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो ये हिंदी साहित्य का आदि का लेवी है, बाण भट्ट की आत्मकथा, अशोक के फूल, माटी की मूरत। इसका 13 का उत्तर क्या हो जाएगा विद्यार्थी? माटी का मूरत। पुराने के मोह सब वांछनीय ही नहीं होता, ये किस लेखक की पंक्ति है? तो यही हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसे मिल जाएगा। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो ये कहा है किसे? द्विवेदी जी निर्लज अपराधी कहा है नाखून को। किसे कहा है विद्यार्थी? नाखून को। कामसूत्र किसकी रचना है? तो वात्स्यायन 16 का सी। सिकत का अर्थ क्या होता है? तो मोम होता है विद्यार्थी। क्या होता है? मोम। मैंने नोट्स में ही बताया है। महाभारत क्या है? तो महाभारत एक क्या कह सकते हैं, उपन्यास, कहानी, पुराण कहिए इसे। क्या कहिए विद्यार्थी? पुराण। 18 का पुराण। किस देश के लोग बड़े बड़े नख रखते थे? तो उत्तर भारत के लोग। उत्तर भारत यानी कि गौर देश, बंगाल, ठीक है। हिरोशिमा कहाँ है? तो हिरोशिमा जापान में है। ये टेक्स्ट में नहीं लिखा, लेकिन आप ये जानते हैं, इतिहास में पढ़ा है आपने। कौन छोटे नखों को पसंद करते? तो दक्षिण भारत के लोग। मैंने नोट्स में बताया, ये होगा 21 का ए, ठीक है। अगला सवाल है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये किस प्रकार का निबंध है? तो ये ललित निबंध है। कौन सा निबंध है विद्यार्थी? ललित। दधीची की हड्डियों का क्या बना था? दधीची की हड्डियों का क्या बना था? इंद्र का वज्र बना था, यानी देवताओं ने अपना औजार बनाया था। 23 का सी हो जाएगा। 23 का क्या होगा? सी। नाखून का भरना किसका परिणाम है? तो यहाँ पर देखिए, मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का है। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये प्रोसेस या प्रक्रिया होती आई है, ठीक है। यानी जन्म से लेकर सांस तक चलने वाली प्रक्रिया को ही कहते हैं अंध सहजात वृत्ति। अगला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ है? तो आपको ये मालूम है, 1907 में हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ है? तो छपरा में हुआ है। छपरा, बलिया, आरत दुबे, छपरा। 26 का बी। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है? तो बंदरिया नहीं बन सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है कि बंदरिया जो होती है ना, वो बच्चे, मरे हुए बच्चे को अपने गोद में रखती। मानव ऐसा नहीं कर सकता। मानव कितना समझ है कि बच्चा क्या हो चुका है? मर चुका है, ठीक है ना। इसलिए मनुष्य का आदर्श बंदरिया नहीं हो सकती। देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया गया है? देवताओं के राजा से किन्हें संबोधित किया गया? देवताओं का राजा कौन है? तो इंद्र है। नख किसका प्रतीक है? तो नख पशुता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? पशुता का। नोट्स में पृथ्वीराज राजस्व किसका संपादन किया हुआ है? तो ये किए हैं, क्या बोलते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1957 बी में। अशोक के फूल किसकी रचना? ये इंपॉर्टेंट सवाल है विद्यार्थी, ये भले एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन हो सके तो इस बार पूछ लिया जाए, ये याद रखना, ठीक है। 23 होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा। लेखक के अनुसार 33 नंबर सवाल, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? मनुष्य के नाखून तो पाश्विक वृत्ति का। पाश्विक वृत्ति का मतलब पशु जैसा कार्य, ठीक है। अगला सवाल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी दिल्ली में 1979 में। अगला है, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो सहजात वृत्तियाँ कहते हैं अनजान स्मृतियों को जो आपके साथ साथ चल रही है, ठीक है। द्विवेदी जी ने किनसे पूछा नाखून क्यों बढ़ते थे? अच्छा, किसने पूछा था द्विवेदी से? क्योंकि एक छोटी लड़की थी, इनसे पूछी थी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है? सबसे बड़ी चीज़ प्रेम को माना है। नोट्स में मैंने बताया है। अगला है, ललित निबंध है। ललित निबंध कौन है? तो ललित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं, 38 के भी। अगला है 39, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला है, पुराने कामों सब वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस उसी से ली गई है? नाखून क्यों बढ़ते से। इतना तो आप देखते लगा दोगे। अगला है, रामदास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ठीक है। आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आलोक पर्व पर क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पुरस्कार मिला था? अगर मिला था तो उस पुरस्कार का नाम बताइए। थैंक यू।